हेलो स्टूडेंट, एक बार मैं कलीम क्लास 11th के फिजिक्स की तरफ। हमारा कर्ण निकाय और घूर्णी गति चल रहा था बेटा। आज चलेंगे हम घूर्णन गति ऊर्जा के बारे में। घूर्णन गति ऊर्जा ये एक निकाय है किसी जो n कणों से मिलकर बना है। मान लिया जाए M1 M2 M3 निकाय के कण हैं डैश डैश डैश, जिसके अक्ष से दूरी क्रमशः R1 R2 R3 R4 R5 R डैश 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 Rn है। माना कि ABC एक निकाय है जिसमें जो n कणों से मिलकर बना है, यदि कणों के द्रव्यमान क्रमशः है M1 M2 M3 डैश 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 है, तो हमको बताना है संगत दूरी R1 R2 R2 डैश 3 डैश डैश डैश। तो कहा गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है बेटा हाफ mv² तथा ये पूरा संपूर्ण निकाय एक समान कोणीय वेग ओमेगा से गतिमान, एक समान कोणीय वेग ओमेगा से गतिमान है। तो देखें क्या M1 द्रव्यमान के कण का गतिज ऊर्जा तथा इन संगत कणों के वेग है ना बेटा क्रमशः v1 v2 v3 डैश 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 vn है। तो बताया k1 हाफ m1 v1 का स्क्वायर, चूंकि हम जानते हैं v ओमेगा इंटू r से, तो हम v का वैल्यू यहाँ पे ओमेगा इंटू r रखेंगे। तो 1 है तो कैसे होगा 1/2 m1 ओमेगा स्क्वायर r1 का स्क्वायर। ओमेगा में 1 क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं? मैंने कहा ये पूरे निकाय का कोणीय वेग ओमेगा है, इसलिए r1 के लिए भी वही रहेगा, r2 के लिए भी। जब पूरे पिंड के लिए वही है तो सभी कणों के लिए भी वही होगा। ठीक है, चलेंगे। तो इसी प्रकार दूसरे कण के लिए हो जाएगा K2 M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी प्रकार से क्या होता जाएगा बेटा, चलते रहेगा। यदि कहा यदि निकाय का क्या जड़त्व निकाय की कुल घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या है K है, तो निकाय किससे बना है जी? निकाय कणों से मिलकर बना है। तो हो जाएगा K K1 + K2 + K3 डैश Kn। ठीक है, हमने देखा K1 की वैल्यू हाफ m1 v1 का m r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 का स्क्वायर m ओमेगा का स्क्वायर एंड सो ऑन 1/2 m n r n का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। तो आप देखेंगे क्या, आप ये देखेंगे कि इसमें सभी में क्या कॉमन दिख रहा है? हाफ दिख रहा है और ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है। तो मैंने कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकाला, देखा क्या कि हाफ निकाला तो बचा m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर mn rn का स्क्वायर और बाहर में क्या है ओमेगा स्क्वायर। तो इसको देखा आपने क्रमागत रूप से बढ़ रहा है, तो हम सिग्मा लिख सकते हैं। तो हाफ सिग्मा m r का स्क्वायर
इसके जगह में क्या लिखेंगे बेटा, इसके जगह में आई लिख देंगे तो हो जाएगा आई ओमेगा का स्क्वायर। तो ये होता है घूर्णन बल की ऊर्जा का सूत्र। देख सकते हैं भैया हम लोग। हमारा अगला टॉपिक है कोणीय संवेग का ज्यामितीय अर्थ। यहाँ पर देख पा रहे हैं कोई m द्रव्यमान का कण है जो xy अक्ष के, ठीक है, जो xy समतल में है और वो z अक्ष के परितः क्या कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है बेटा। जब क्या हुआ, O से P t समय पर उसकी स्थिति r, O से P पर r थी, तो P से Q डेल्टा t समय पश्चात वह P से Q हो जाता है, जिसके कारण उसकी PQ की स्थिति क्या हो जाती है, PQ की स्थिति क्या हो जाती है, डेल R होती है बेटा। ठीक है, और हम जानते हैं क्या, यदि कह दिया यदि बिंदु P पर कण का वेग v है तो v बराबर क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन की दर। क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन। तो स्थिति में परिवर्तन कितनी हुई है, डेल आर हुई है। दर बराबर डेल टी समय पर हुई है, तो तीजा गुणा किया तो डेल आर इज इक्वल टू वी डेल टी। ठीक है, समीकरण नंबर 1 लिखा। तो परिमाण के रूप में लिखने पर बोलेगा, परिमाण के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर का जो तीर है ना बेटा, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये हुआ इसके परिमाण के रूप में हमारा लिखा हुआ। अब क्या कहते हैं, समझ में आता है कि अब यदि मैंने क्या किया था, डैश लाइन है OP और PQ के समांतर जब मैंने रेखाखंड खींचा तो समांतर चतुर्भुज OPQR का निर्माण हो जाता है, और OPQR का निर्माण होने से हम क्या करेंगे, सदिशों के रूप में बताएंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज OPQR का क्षेत्रफल परिमाण के रूप में लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात R क्रॉस डेल R। देखो लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर हमने देखा क्या, फिर हमने देखा बेटा क्या, त्रिभुज भी दिख रहा है, त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल, त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू R इंटू आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब इसके बाद हम देख पाएंगे इसको, मैंने कहा डेल A के रूप में और हाफ R डेल R के रूप में मान रखा। तो आप देखेंगे समीकरण 1 से डेल आर का मान यहाँ पर रख दूंगा बेटा। तो डेल आर का जब मान रखा समीकरण नंबर 1 से डेल आर का मान रखने पर तो पाया डेल ए इज इक्वल टू हाफ आर, आर का वैल्यू आर ही रहेगा, क्रॉस इसका वैल्यू क्या है, वी डेल डेल आर। चूंकि हम जानते हैं चूंकि P इज इक्वल टू m इंटू वी, तो P अपॉन m इज इक्वल टू क्या होता है, v। तो यहाँ पर जो v है ना, उस मान को यहाँ पर रखेंगे। तो कैसे होगा, डेल A इज इक्वल टू हाफ R क्रॉस P अपॉन m
देखो मान रखिए आर क्रॉस पी अपॉन एम इंटू डेल आर था वी डेल टी था, सॉरी डेल टी तो डेल टी इसके तरफ आ जाएगा डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू हाफ आर क्रॉस पी। सर देखिए आर क्रॉस पी, क्योंकि ये कोणीय संवेग होता है आर क्रॉस पी बराबर जे को क्या कहते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं। तो कोणीय संवेग का मान हमने लिख दिया और देखा क्या z इंटू कुछ नहीं अपॉन एम था, तो 2m इधर चला जाएगा, 2m इंटू डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जे, या बोलूँगा जे इज इक्वल टू 2m इंटू डेल ए अपॉन डेल टी। ये होता है बेटा कोणीय संवेग का ज्यामितीय रूप, जहाँ डेल ए अपॉन डेल टी को क्षेत्रीय वेग कहते हैं और कहेंगे किसी कण का, किसी निकाय का बोलेंगे क्षेत्रीय वेग, किसी निकाय का कोणीय संवेग का मान उसके क्षेत्रीय वेग और उसके कण के द्रव्यमान के दोगुने के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये होता है कोणीय संवेग का ज्यामितीय रूप। आप देख लीजिए। आगे चलेंगे हम, हमारा जो टॉपिक है कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण संबंध। तो कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण संबंध के अंतर्गत हम बताएंगे क्या, माना कि एबीसी एक निकाय है जो n कणों से मिलकर बना है, जिनके कणों के द्रव्यमान m1 m2 m3 डेल्टा mm तथा अक्षों से दूरी r1 r2 r3 है तथा कणों के वेग v1 v2 और v3 है। तो ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा, माना बस कोणीय संवेग का फॉर्मूला याद होना चाहिए। माना कि m1 कण के द्रव्यमान का कोणीय संवेग J1 is equal to m ठीक है बेटा, r क्रॉस p होता है तो r1 क्रॉस p1 होगा। तो चूंकि हम जानते हैं p इज इक्वल टू m इंटू v होता है तथा ये एक समान कोणीय वेग ओमेगा से गतिमान है। जी हाँ, याद रखिएगा। और तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r होता है। तो यहाँ पर रखा p इज इक्वल टू m ओमेगा r, तो यहाँ पर रखूंगा तो J1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r1 इंटू m1 ओमेगा r1। तो इसको किया J1 इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा। ठीक, तो दूसरे का इसी प्रकार, ये पहले कण का हुआ J2 इज इक्वल टू m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा। इसी प्रकार से क्या होगा, आगे चलते रहेगा। कहा यदि निकाय ABC का कोणीय संवेग क्या हो, J हो, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू J1 प्लस J2 डिवाइडेड Jn। ठीक है बेटा, तो Z इज इक्वल टू m1
क्या फॉर्म दिखाई पड़ रहा है, ओमेगा दिखा, तो क्या बचा इसमें m1r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर mn rn का स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये क्रमागत बढ़ रही है और क्रमागत बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा m1r1 का स्क्वायर को क्या करूँगा सिग्मा m r का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और ये पूरे निकाय का जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। तो जिसे क्या लिखूंगा, यहाँ लिखता हूँ जगह नहीं है इसलिए J इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो यही होता है सर किसके किसके मध्य में संबंध, कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण के मध्य में संबंध। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, आज इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे नए